हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति मिश्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स कवर नहीं करा पाई हूँ एंड आई नो आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे होंगे। कुछ लोगों के हो भी चुके होंगे एंड कुछ लोगों के शायद होने वाले होंगे। हिस्ट्री का तो शायद बहुत से बच्चों का हो गया होगा, बट जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं लास्ट चैप्टर कवर नहीं करा पाऊँगी, बट ये चैप्टर आज पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड मेरे आप जो भी चैप्टर्स देखोगे जो मैंने डाले हैं, वो सारे ऐसे हैं कि मतलब एक दिन में सारे आप कवर कर लोगे। अगर आप सुबह से लगोगे तो वो सारे कवर हो जाएँगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, बिकॉज़ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं कवर करा दिए हैं। सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, पार्ट्स में मैंने वीडियोज़ अपलोड करी हैं। एक-एक पार्ट आपको 20-20 मिनट का जो है मिलेगा एंड आप इज़िली कवर कर लोगे अगर आप मेरे वीडियो से देखोगे तो। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने द गोल्ड रश जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था, जिसमें कि हमने जाना था कि 1840s में गोल्ड के ट्रेसेस मिल रहे थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे रश कर रहे थे, काफ़ी जल्दी-जल्दी आ रहे थे गोल्ड की खोज में। चाइनीज़ वर्कर्स को भी रिक्रूट करा गया था एंड कैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स का सेटलमेंट हमें देखने को मिला, कैसे हमें रेलवे कंस्ट्रक्शन देखने को मिला। तो बहुत चीज़ें हमें देखने को मिली जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक आया। लोग काफ़ी ज़्यादा आने लग गए थे एंड यूएस से भी इवन 1890s में लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। तो आज हमें यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उन्हें दिए गए जब उनको एहसास हुआ कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा ही गलत करते आ रहे हैं नेटिव्स के साथ। बिकॉज़ ये लोग नेटिव्स की ज़मीन को छीन लिया करते थे, ट्रीटीज़ पे साइन करवा के फ़ोर्सफुली बहुत कम दाम में जो है ये लोग ज़मीन ले लिया करते थे। तो ये बहुत सारे अत्याचार जो हैं वो करा करते थे नेटिव्स के साथ। तो बाद में जब सब लोग इनसे सिम्पैथाइज़ करने लगे, जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब जाके लोगों ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने का सोचा। तो 1770s में क्या हो रहा था कि कोई भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री थी वो हमेशा यही बोले जा रही थी कि कैसे उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे जो सेटलर्स सेटलर्स यानी कि वो यूरोपियंस जो कि यहाँ अमेरिका में रहने लगे थे, उन लोगों को चाहिए था कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो ये लोग हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, 1770s में इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, बट सिर्फ़ व्हाइट्स लोगों को ही इंडिपेंडेंस मिलती है। रियल इंडिपेंडेंस जिनको मिलनी चाहिए थी, उनको तो मिलती ही नहीं है। नेटिव्स रहते थे ना यहाँ पे ओरिजिनली तो, लेकिन ये लोग माइग्रेट कर गए एंड देन ये लोग खुद ही इंडिपेंडेंस माँग रहे हैं। यूरोपियन यूनियंस वगैरह से। तो अभी इनको तो जैसे इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो ये लोग 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं। ये लोग राइट टू वोट की डिमांड करते हैं और राइट टू प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 2 मेजर डिमांड्स होती हैं इनकी कि इनको ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन चाहिए। लेकिन नेटिव्स को तो कोई राइट्स ये लोग देते ही नहीं है। नेटिव्स से ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे लॉज़ को फ़ॉलो करे, बट व्हाट अबाउट द राइट्स? आपको उन्हें राइट्स भी तो देने पड़ेंगे, बट ये लोग उन्हें राइट्स नहीं देते थे। तो डैनियल पॉल एक कैनेडियन नेटिव थे जो कि बताते हैं कि जो थॉमस पेन है, जिनको डेमोक्रेसी का चैंपियन माना जाता है, जिन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में काफ़ी योगदान अपना दिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी अपना योगदान दिया है, वो खुद इंडियंस को, अब इसमें इंडियंस से हमारी बात नहीं करी जा रही है, बेसिकली इंडियंस यहाँ पे रेफ़र करा जा रहा है वहाँ के नेटिव लोगों को। बिकॉज़ जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा था, तो उनको पहले नहीं पता था कि ये अमेरिका ही है क्या। बिकॉज़ उनको लगा था कि वो इंडिया में आ चुके हैं। तो उनको ये चीज़ लगी थी जिसकी वज़ह से वो वहाँ के लोगों को एज़ इंडियंस रेफ़र कर रहे हैं। तो ये बताते हैं डैनियल पॉल कि कैसे जो थॉमस पेन है, जिन्होंने वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इतनी भागीदारी अपनी दिखाई है, वो खुद नेटिव लोगों को मानते हैं कि यही लोग असल में डेमोक्रेसी के अच्छा जीता जागता एग्ज़ाम्पल है। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि कैसे जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, उन्होंने ही डेमोक्रेसी का सीड बोया है अमेरिका में, जिसकी वज़ह से आज हम लोगों को डेमोक्रेसी की असली अहमियत पता चली है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो वहाँ के लोग थे, अमेरिकन्स थे, वो कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने लग जाते हैं कि आप नेटिव्स को राइट्स दो बिकॉज़ दे डिज़र्व इट एंड उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इस वज़ह से गवर्नमेंट भी प्रेशर में आकर के राइट्स उन्हें देती है। तो 1920s तक तो कोई चीज़ें नहीं करी जा रही थी उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। बट क्या होता है ना कि लुइस मरियम करके एक थे, जिन्होंने क्या करा कि उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन करके एक सर्वे पूरा निकाला। यहाँ पर इंडियन का मतलब हमारी बात नहीं करी जा रही है, नेटिव्स की बात करी जा रही है। तो उन्होंने बेसिकली उनके कंडीशंस को बताया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। तो उससे पता चला कि उनको ना तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं, ना ही वो इतने ज़्यादा लिटरेट हैं। तो उनका अच्छा खासा जो है सर्वे निकाला गया और इससे पता चला कि एजुकेशन के टर्म्स में और हेल्थ के टर्म्स में उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो अमेरिकन्स थे वो इनके साथ सिम्पैथाइज़ करने लग गए। सो व्हाइट अमेरिकन्स फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव्स हू वर बीइंग डिस्करेज्ड फ्रॉम द फुल एक्सरसाइज ऑफ देयर कल्चर्स। तो क्योंकि नेटिव्स लोगों को इनके कल्चर को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा था, इसकी वजह से अमेरिकन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सिम्पैथाइज़ करने लग गए थे इन लोगों के साथ। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इनको भी सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए, इनको भी इनके राइट्स मिलने चाहिए। दिस लेड टू अ लैंडमार्क लॉ इन द यूएसए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये टॉपिक ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आपसे पूछा जा सकता है कि क्या-क्या मेजर्स इन्होंने फ़ॉलो करे थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए बेसिकली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे 1934 में इंडियन रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट आया था, ठीक है? जिसके थ्रू इनको ये हक दिया गया था कि ये भी लैंड खरीद सकते हैं, ये भी लोन्स वग़ैरह ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1950s और 60s में जो यूएस एंड कनाडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि हम लोग इतना कर ही क्यों रहे हैं? हम लोग नहीं देंगे कोई नेटिव को स्पेशल प्रोविजंस, हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग मेनस्ट्रीम को जॉइन कर लें और यूरोपियन कल्चर को एक्सेप्ट कर लें। बट जो नेटिव्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना चाहते थे। वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने मेनस्ट्रीम को जॉइन नहीं करा, ठीक है? उन्होंने मेनस्ट्रीम को जॉइन नहीं करा। बट 1954 में क्या होता है ना, 1954 में इस बार जो नेटिव्स हैं, वो खुद से डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। तो वो इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और बताते हैं कि हम लोग आपकी सिटीज़नशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग सिटीज़नशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस होंगी, अगर आपने उसको फुलफिल कर लिया, तो हम लोग सिटीज़नशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो 2 कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन ये कि आप हमारे ट्रेडिशंस के साथ, हमारे कल्चर्स के साथ इंटरफेयर नहीं करोगे एंड दूसरा ये कि जो भी आपने रिजर्वेशंस अब बना दी हैं, उनको बार-बार शिफ्ट नहीं करते रहोगे। रिजर्वेशंस बेसिकली वो एरियाज़ होते थे जहाँ पर इनको बेसिकली आप कह सकते हैं माइग्रेट कर दिया जाता था। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले पार्ट्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे इन लोगों से लैंड छीन लिया जाता था और इनको दूसरे लैंड में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसमें इनको बाकी ट्राइब्स के लोगों के साथ रहना पड़ता था एंड वो उस लैंड में रहते थे जहाँ से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता था। तो कहीं न कहीं इनको बाँध दिया था एक ऐसे लैंड में जहाँ से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो इस चीज़ को रिज़र्वेशंस कहा जाता था। 1969 में क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि हम लोग एबोरिजिनल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स, काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। एबोरिजिन जो टर्म है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के लिए यूज़ करा जाता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर 1982 में क्या होता है ना कि कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के ज़रिए एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम लोग इनके जो राइट्स हैं उनको मानते हैं और इनको वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि अब सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पूरा पढ़ना है एंड देन उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स थे उनके लिए एबॉरिजिन टर्म को जो है यूज़ करा जाता था और ऐसा माना जाता था कि वो लोग 40,000 साल पहले आए थे। ठीक है? ऐसा माना जाता था कि वो लोग 40,000 साल पहले आए थे। कहाँ से आए थे? इस जगह से, थ्रू अ लैंड ब्रिज। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये बोला जाता है कि ये लोग यहाँ से आए थे। लेकिन अगर इन नेटिव्स से पूछा जाए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो ये लोग यही बताते हैं कि हम लोग कहीं से नहीं आए, हम लोग यहीं से ही जो है जन्मे हैं और हम लोग यहीं पर हमेशा से रहे हैं। एक टॉरस हाँ, एक टॉरस आइलैंडर करके भी हमें ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि अपने आप को एबॉरिजिन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? बिकॉज़ वो लोग मानते हैं कि हाँ भाई, हम लोग कहीं और से आए हैं, हम लोग यहीं पे ही जो है ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स की, तो वो अपने आप को एबॉरिजिन कंसिडर करते हैं बिकॉज़ वो मानते हैं कि वो लोग हमेशा से यहाँ पर रहे हैं। लेट 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहा करती थी एंड उनके खुद के जो है लैंग्वेजेज़ हुआ करते थे। इवन अभी प्रेज़ेंट डे में अगर हम लोग देखें तो 200 लैंग्वेजेज़ हमें अभी भी देखने को मिलती है जो कि वहाँ पर बोली जाती हैं। अब अगर हम लोग इनकी ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को देखें तो ये काफ़ी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ही कम संख्या में लोग यहाँ पर अभी रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाउन्स जो आप देखोगे वो कोस्ट के अलोंग ही हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज़ ब्रिटिशर्स यहाँ पे पहले आए थे। ठीक है? तो यहाँ पे टाउन्स का डेवलपमेंट फिर ज़्यादा हुआ था एंड अगर आप बात करें सेंट्रल रीजन की तो वहाँ पर डेज़र्ट है एंड इसी वजह से वहाँ पे टाउन्स का एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें कैप्टन कुक की तो वो बताते हैं कि कैसे वो नेटिव्स से जब मिले थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज़ नेटिव्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। लेकिन क्या हुआ ना कि कैप्टन कुक की मौत जो थी वो किसी नेटिव के द्वारा ही हुई थी, मतलब कि किसी नेटिव ने इनका मर्डर कर दिया था। बट देयर वाज़ अ शार्प रिवर्सल ऑफ फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश व्हेन कुक वाज़ किल्ड बाय अ नेटिव। तो ये इतना ज़्यादा नेटिव की तारीफ़ करा करते थे रिपोर्ट्स के थ्रू कि कैसे जो नेटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन इनको किसी नेटिव ने ही मार दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेटिव नहीं था, बल्कि हवाई का कोई नेटिव था। तो इन ब्रिटिशर्स ने ना बहुत अत्याचार करा है ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के साथ। तो कहीं न कहीं इसको जस्टिफ़ाई करते हैं ये कह कर के कि नेटिव्स ने हमारे ही कैप्टन कुक को मारा था। तो अगर हम इनके साथ कुछ कर भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन पहली बात कि ऑस्ट्रेलियन नेटिव ने नहीं मारा था कैप्टन कुक को एंड दूसरी बात कि
व्हाट इज़ दिस? मतलब क्योंकि मार दिया तो आप इन लोगों को इतना सताओगे कि इनकी ज़मीनों को आप ले रहे हो, इनके जो बच्चे हैं आप उनको उनसे दूर कर दे रहे हो, तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट? तो ये मैंने बुक की इमेज लगाई है। They did not foresee that in the 19th and 20th century nearly 90% of them would die by exposure to germs. तो जो 90% ऑफ द लोग थे वहाँ पर वो जर्म्स की वजह से मर चुके थे बिकॉज़ सी वो लोग काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहते होंगे, वो जो नेटिव लोग होते होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहते होंगे एंड इसी वजह से जब और लोग वहाँ से आ गए एंड सी अगर बाहर के लोगों को डिजीज़ेज़ हो जाए तो उनके पास वो इम्यूनिटी है बिकॉज़ वो लोग वो चीज़ फेस करते आए हैं तो एक ना अडैप्ट कर चुके हैं हम लोग बेसिकली। बट अगर हम बात करें नेटिव्स की, तो नेटिव्स उन चीज़ों से अडैप्ट नहीं कर रखे हैं। उनकी इम्यूनिटी उस तरीके से नहीं बिल्ट है एंड इसी वजह से जब उनको वो बीमारी लगी, तो वो उसको सह नहीं पाए एंड इसी वजह से उनकी डेथ हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली। 90% ऑफ देम वुड डाई। सो 90% लोग जो हैं वो हमें देखने को मिले जिनकी डेथ होती है। तो पता है नेटिव्स की ज़मीनों को ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स की ज़मीनों को हथियाने के लिए लोग क्या करा करते थे? इंग्लैंड में जो बेसिकली जेलों में रहा करते थे कॉन्विक्ट्स, जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता था, तो ये लोग उनको कहते थे कि या तो तुम्हें इस जेल में रहना होगा, या तो हम तुम्हें इस जेल से निकाल देंगे, लेकिन हम फिर तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो वो लोग भी मान जाया करते थे बिकॉज़ कौन रहना चाहेगा जेल में? तो वो कहते थे ठीक है। एंड देन ये लोग उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया करते थे? ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के पास शिफ्ट कर दिया करते थे। एंड ये जो जेल में लोग रहते थे, वो तो वैसे भी वायलेंट थे ही काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से जेल में भी थे। तो ये लोग वहाँ जाते हैं एंड नेटिव्स को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट कर देते हैं। मतलब अगर हम लोग अमेरिका का केस देखें तो वहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिया करते थे। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने जो है एक्सप्लॉइट करा था ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स को एंड यही सेम केस हम लोग देख सकते हैं इसमें। The experiment of settling Brazil with Portuguese convicts had been abandoned when their violent behavior provoked angry reprisals from the natives। तो बताया जा रहा है कि जो कॉन्विक्ट्स थे वो लोग भी अपना वायलेंट बिहेवियर शो कर रहे थे ब्राज़ील में, जिसकी वजह से उनको भी जो एंगर है नेटिव्स का वो फेस करना पड़ा था, जिसको आगे जाके पूरा प्लान जो है वो यू नो रद्द कर दिया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स में जो नेटिव्स थे, वो पहले पता है खुश होते थे जब उनके यहाँ कोई नया-सा आता था। वो काफ़ी एक्साइटेड से हो जाते थे। बट देन वो देखते थे कि अरे ये तो फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, अरे ये तो इतनी ज़्यादा हंटिंग करे जा रहे हैं, अरे ये तो हमारी भी लैंड हमसे छीन ले रहे हैं। तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते थे एंड उनका जो परसेप्शन था टुवर्ड्स यूरोपियंस वो काफ़ी ज़्यादा खराब-सा हो जाता था। बिकॉज़ अब वो लोग यूरोपियंस को एज़ ग्रीडी समझने लग जाते थे। तो 1850 में हम लोग देखते हैं कि जैसे अमेरिका में हुआ नहीं था कि वो लोग इंडिपेंडेंस की माँग करने लग जाते हैं। वैसे ही जो ऑस्ट्रेलियन सेटलमेंट्स बनने लगी थी बिकॉज़ ऑफ द कॉन्विक्ट्स ऑफ इंग्लैंड, तो वो लोग भी अपने यू नो इंडिपेंडेंस की माँग करने लग जाते हैं और इसी वजह से उनका भी हमें सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलता है 1850 में। तो बेसिकली 1850 में उनको भी इंडिपेंडेंस मिल जाती है, बट नेटिव्स को नहीं मिलती है, ठीक है? फिर क्या होता है ना, क्योंकि 1840s में हम लोग देखते हैं कि गोल्ड रश होने लग जाता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आता है तो उसकी वजह से जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं उनको हायर करा गया था बिकॉज़ वो काफ़ी कम वेजेस में काम कर रहे थे। लेकिन अब लोगों को डर लगने लग गया कि अगर यही लोग जो हैं काम करने लगेंगे तो हो सकता है फैक्ट्रीज़ में ये लोग अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लें। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट मोनोपोली ऑफ चाइनीज़ वर्कर्स व्हाट दे डिड वाज़ कि 1855 में इन्होंने स्टॉप कर दिया इनके आने को। मतलब इनका जो माइग्रेशन है उसको अलाउड नहीं करा, उसको बैन कर दिया। एंड 1851 में और 1961 तक हमें जो है गोल्ड रश ही देखने को मिला। एंड उसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं कि 1911 में ये लोग कैनबेरा को अपना कैपिटल एस्टैब्लिश कर लेते हैं और 1901 में जो 6 स्टेट्स होता है उनका फेडरेशन हमें देखने को मिलता है और इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन बन जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये इस तरीके से कमिंग टुगेदर फेडरेशन बन जाता है जब सारे जो स्टेट्स हैं वो मिल करके ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म करते हैं एंड कैनबेरा इनका कैपिटल बन जाता है एंड 2 मिलियन यूरोपियंस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर गए थे ऑफ कोर्स वही लैंड खरीदने के लिए, अच्छी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। वैसे भी ये लोग तो नेटिव से ज़मीन हथिया ही लिया करते थे तो ऑफ कोर्स ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया आने लगा। गोल्ड रश भी था तो उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स आए थे। तो ये सारे कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से 2 मिलियन यूरोपियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट कर गए थे। Vast sheep farms and mining stations were established over a long period and with much labor, followed by vineyards and wheat farming. एंड जैसे जैसे स्टेट्स यूनाइट होते गए वैसे वैसे क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना एक कैपिटल बना लेते हैं। तो पहले इन्होंने सोचा कि हम लोग कैपिटल का नाम ये रख देंगे, वूल व्हीट गोल्ड। यहाँ पर भी आपको ये याद करने में बल्कि ईजी रहेगा बिकॉज यहाँ पे शीप की बात करी जा रही है तो वुल,
फार्म्स की बात करी जा रही है, राइट, विनयार्ड्स वगैरह की, वीट फार्मिंग की, तो वीट। एंड देन माइनिंग की बात करी जा रही है तो गोल्ड। तो ये अगर आपको याद करना है कि क्या-क्या था, वास्ट शीप फार्म्स था, माइनिंग स्टेशंस, व्हीट फार्मिंग, अगर ये आपको याद करना है तो इसके लिए आप इस कैपिटल का नाम याद रख लो, वूल, व्हीट, गोल्ड, ठीक है। नेटिव्स को भी एम्प्लॉय करा गया था फार्म्स वगैरह में, ताकि वो जो है मदद कर सकें इनकी, बिकॉज़ ये जो आ रहे थे और इनके लैंड को हथिया रहे थे, तो इनको उस लैंड पे काम करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए थे, राइट? तो इन लोगों ने नेटिव्स को ही एम्प्लॉय कर लिया था, जो कि कहीं न कहीं स्लेवरी के सिमिलर था, बिकॉज़ इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो कि कहीं न कहीं स्लेवरी को ही दर्शा रही थी एंड उसी के सिमिलर हमें लग रही थी। चाइनीज़ इमिग्रेंट्स जो थे वो चीप लेबर भी प्रोवाइड कर दिया कर रहे थे, जो कि हमने देखा भी था। तो जैसा कि हम लोगों ने चेंज देखा था अमेरिकन नेटिव्स के प्रति, वैसा ही चेंज हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के प्रति। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे 1928 में लुइस जो मरियम थी, उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराया, जिसकी वजह से 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। तो उसमें हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन लोगों का जो व्यवहार है ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के टुवर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा सुधरा। कैसे सुधरा? 1968 में 1968 में जो डब्ल्यूएच स्टैनर थे, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्पीच डिलीवर करी ऑन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया करते थे कि कैसे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने क्या-क्या अत्याचार करे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के टुवर्ड्स। ये लोग नेटिव्स का ज़िक्र ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से डब्ल्यूएच स्टैनर ये चीज़ बोलते हैं कि क्यों इनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इन्होंने इतने अच्छे-अच्छे आर्ट फॉर्म्स जो है लाए हैं, इनका कल्चर इतना अच्छा था, तो क्यों इनके बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है? 1970s में इसी वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ी इन लोगों को जानने के लिए, बिकॉज़ जो डब्ल्यूएच स्टैनर थे, उन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों का कल्चर इतना अच्छा है, इन लोगों की आर्ट फॉर्म्स इतनी अच्छी है, लेकिन इनके साथ इतना अत्याचार हुआ, तो लोग इनके बारे में जानना चाहते थे 1970s में। इवन हेनरी रेनॉल्ड्स करके भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रैक्टिस को कंडेम करा, मतलब इस प्रैक्टिस का तिरस्कार करा, ये बोल कर के कि आप लोग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री को क्यों नहीं पढ़ा रहे, एंड इसीलिए इनकी जो बुक का नाम था वो था व्हाई वरंट वी टोल्ड। इसीलिए इनकी बुक का नाम था, वेट अ मिनट, व्हाई वरंट वी टोल्ड, कि हमें क्यों नहीं बताया गया इन लोगों के बारे में। तो इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, वो आर्ट गैलरीज़ वगैरह का सेटअप करती है, यूनिवर्सिटीज़ को बोलती है कि इनके कल्चर और इनके आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ाओ। उसके साथ-साथ इनके आर्ट्स को ये लोग म्यूज़ियम्स और गैलरीज़ में भी प्रिज़र्व करके रखते हैं, ताकि इनके कल्चर को लोग आएँ और समझें और पढ़ें। उसके साथ-साथ जो नेटिव्स हैं उनको भी एनकरेज करा जाता है कि वो अपनी खुद की हिस्ट्री लिखें। ओरल हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलती है। एंड हमें देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं इससे ऑस्ट्रेलियन कल्चर प्रिज़र्व हो जाता है। बिकॉज़ अगर इनके कल्चर की बात ना होती तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का कोई कल्चर ही नहीं था, एंड इसके तरह ही और कल्चर्स को भी भुला दिया जाता। तो कहीं न कहीं ये स्टेप और अच्छा साबित हुआ, बिकॉज़ अब इससे लोग अपने कल्चर को जान रहे थे और कल्चर जो इससे सिमिलर थे उनको जान रहे थे, एंड इसी वज़ह से कल्चर जो है वो भुलाया नहीं गया, उसको प्रिज़र्व करा गया। म्यूज़ियम्स में रख के, गैलरीज़ में रख के, उनके बारे में पढ़ के। तो 1974 में ये लोग मल्टीकल्चरलिज़्म को एज़ एन ऑफ़िशियल पॉलिसी डिक्लेयर कर देते हैं। ये लोग इस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग सारे कल्चर्स को जो है सेम रिस्पेक्ट देते हैं, एंड इसके साथ-साथ ये लोग एशियंस का जो माइग्रेशन है उसको अलाउ कर देते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे 1855 में आई गेस इन लोगों ने चाइनीज़ का जो माइग्रेशन था वो रोक दिया था। लेकिन अब ये लोग उसको अलाउ कर देते हैं, बिकॉज़ ये कहते हैं कि यार हम लोग भी तो माइग्रेट ही करके आए हैं ना। तो इसमें जो पोएट हैं वो बताते हैं कि कैसे उनको हमेशा से जो ब्लैक लोग हैं उनसे दूर करा गया। लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया गया कि उनकी ही ज़मीनों पर वो रह रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है जो आप रीड कर सकते हैं। एंड देन हम लोग देखते हैं 1970s में क्या होने लगा कि ह्यूमन राइट्स जैसी जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लग गए। यूएनओ इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गया, इंटरनेशनल एजेंसीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गई। ठीक है? उसके बाद आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग हिस्ट्री हमें देखने को मिली है। तो ये लोग क्या करा करते थे कि नेटिव्स के जो बच्चे होते थे, उनको ये लोग अलग कर दिया करते थे। फ़ोर्सफुली अलग कर दिया करते थे, कहीं न कहीं किडनैप कर लिया करते थे, जानबूझ के सेपरेट कर लिया करते थे, ताकि ये लोग उनको यूरोपियन कल्चर सिखा सकें, यूरोपियन वे ऑफ लाइफ सिखा सकें। कभी-कभार जो यूरोपियन पेरेंट्स होते थे, वो अडॉप्ट कर लिया करते थे। नहीं तो क्या होता था ना कि ये लोग यूरोपियन कैंप्स में उनको भेजा करते थे और उनको अपने तरह बनाया करते थे। तो ये एक बच्चे के लिए काफ़ी ट्रॉमेटाइज़िंग हो जाता था, एंड इसको हमें काफ़ी इंक्वायरीज़ वगैरह देखने को मिली। आप लोग इस आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी को एंड कर दिया गया, जिसके तहत
जो एशियन इमिग्रेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया आने के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट है उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि इनको भी लैंड मिलनी चाहिए, बिकॉज़ पहले इनसे लैंड ये कह कर के ले लिया जाता था कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये दिखाने के लिए कि ये लैंड इनके ही थे या नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने कहा कि जो टेरा न्यूलियस टर्म है, ये इनवैलिड है। टेरा न्यूलियस का मतलब होता था बिलॉन्गिंग टू नोबडी। तो लोग यही बोल दिया करते थे कि जो लैंड है ये किसी को भी बिलॉन्ग नहीं करता है, एंड इसी के तहत जो लोग हैं वो लैंड को छीन लिया करते थे। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने इस चीज़ को इनवैलिड डिक्लेयर करा और बोला कि नेटिव्स को उनके लैंड मिलने चाहिए। देन हम लोग देखते हैं कि कैसे नेशनल सॉरी डे भी डिक्लेयर करा गया 26 मई में, जिसमें कि ये लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि कैसे इन्होंने जो चिल्ड्रन सेपरेट करे थे टॉरस आइलैंडर्स से और एबॉरिजिन्स से, वो काफ़ी गलत था। तो ये नेशनल सॉरी डे भी डिक्लेयर करते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।